कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस से केंद्रीय चुनाव समिति को उम्मीदवारों के संभावित नाम भेजे गए हैं, जिसको लेकर भी फैसला होना है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने 8 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी किया था। इस लिस्ट में 39 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। और बातचीत करने के लिए पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, कांग्रेस के अंदर से क्या खबरें आ रही हैं? बैठक जारी है, क्या लिस्ट आज जारी हो सकती है? देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। हालांकि जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें आज उत्तर प्रदेश में चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। अगर केंद्रीय चुनाव समिति की अगर कांग्रेस की बात करें तो उसमें 5 राज्यों की 60 सीटों को लेकर चर्चा होनी है, जिसमें उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की चर्चा होगी, गुजरात पर चर्चा होगी, मध्य प्रदेश पर चर्चा होगी, असम पर चर्चा होगी और राजस्थान पर चर्चा होगी। तो इन 5 राज्यों की 60 लोकसभा सीटों पर लेकर चर्चा होगी। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से जो संभावित नामों का जो पैनल आया है उस पर चर्चा होने वाली है, जिसमें अगर बात करें हरिद्वार से बात करें तो हरीश रावत खुद चुनाव लड़ सकते हैं या उनके पुत्र या पुत्री में से कोई एक चुनाव लड़ सकता है। उसके अलावा अल्मोड़ा से अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जो प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य, वो चुनाव लड़ सकते हैं। उनके साथ साथ अगर टेहरी से बात करें तो दीपक बिलजवाल का नाम सामने आया है। उसके अलावा पौड़ी से गणेश गोदियाल और नैनीताल से रणजीत रावत, इनके नाम जो पैनल बन के तैयार आया है उसमें उनके नाम शामिल हैं। तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी कांग्रेस की, उसके बाद में इन नामों पर फाइनल मोहर लगाई जा सकती है। हालांकि जो अन्य जो राज्य हैं उनको लेकर भी लगातार चर्चा का दौर कांग्रेस के अंदर जारी है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या गुजरात की बात करें। इन सब जो राज्य हैं उनको लेकर लगातार मंथन जारी है और संभवतः अगले 1 से 2 दिन के अंदर कांग्रेस भी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। तो लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए की अधिसूचना जारी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीए की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन कानून के लिए अधिसूचना जारी करना मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो संशय अब खत्म हो गया है। सीए नोटिफिकेशन यहां पर आ गया है। नागरिकता संशोधन कानून जो है वो लागू कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया है। सीए की अधिसूचना यहां पर जारी की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीए की अधिसूचना जारी की गई है। सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। सीए को लेकर गृह मंत्रालय का ट्वीट, पात्र लोगों को मिलेगी नागरिकता। गृह मंत्रालय ने इस बात को कहा है। नागरिकता के आवेदन का सक्षम कानून, गृह मंत्रालय ने इस बात को कहा है। नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन, तो आवेदन का सक्षम कानून, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गृह मंत्रालय के द्वारा इस बात को कहा गया है। सीए लागू होने पर बीजेपी का ट्वीट आया, जो कहा सो किया। मोदी सरकार ने पूरी की गारंटी। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर पूरी की है अपनी गारंटी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कहा सो किया। तो सीए लागू होने पर भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट यहां पर सामने आया है। जो कहा सो किया, ये ट्वीट यहां पर सामने आया है। इससे उन प्रताड़ित विदेशी अल्पसंख्यकों को एक राहत की सांस मिलेगी, जिनका उत्पीड़न बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में किया गया। जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, और जिनको
उत्पीड़ना के कारण उस देशों को छोड़कर उनको भागना पड़ा। 2014 के पहले, यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें कि 6 साल पहले जो लोग हिंदुस्तान आए थे और वो शरणार्थी के रूप में रहे थे और उनको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन पोर्टल तैयार है, उसमें वो आवेदन करेंगे और उसके बाद उनको पूरा परीक्षण करने के बाद उनको एक नागरिकता प्राप्त हो जाएगी भारतवर्ष की। ये उन विदेशी शरणार्थियों के प्रति ये ऐतिहासिक कदम है। आज़ादी के बाद भी जब कांग्रेस की सरकार थी, जो हिंदू शरणार्थी आए थे, सिख और हमारे सिंधी शरणार्थी आए थे, जैन बौद्ध आए थे, ईसाई आए थे, उनको कोई राहत नहीं मिली थी हिंदुस्तान में। वो आज़ादी के बाद से कई लोग तो ऐसे थे कि वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते नागरिकता ना प्राप्त करने के बाद वो स्वर्ग को भी सिधार गए, लेकिन उनको वो राहत नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया था संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने, उसको करके मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में ये जो कानून का आज अधिसूचना हुई, नागरिक संशोधन कानून का, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और इससे जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक विदेशी अल्पसंख्यक थे, मैं समझता हूँ कि उनकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं अब वो इससे राहत महसूस करेंगे। जो भारत के पड़ोसी देश हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जहां पर अल्पसंख्यक समाज, वहां पे अल्पसंख्यक हिंदू होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, इन समाज से आते हैं, उन लोगों को जो नागरिकता चाहते हैं क्योंकि वो प्रताड़ित होते हैं इन देशों के अंदर, उनको ये सहूलियत मिलेगी इस सीएए कानून से, तो उन लोग को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और आने वाले समय में इस सीएए कानून के माध्यम से बहुत लोगों को जो नागरिकता मिलेगी, वो भी आज मोदी जी, भाजपा, अमित शाह जी को बधाई दे रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो लिहाजा इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी। और बहरहाल तमाम लोगों के ज़िम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीज़नशिप नहीं जाएगी और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और हम लोगों की लीगल कमेटी इसको पूरा स्टडी करने के बाद ही अपनी बात कहेगी और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। पहली बात तो ये है, इतना विलंब क्यों किया, और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। बात ये है संविधान में सीए लागू होने पर उत्तर प्रदेश में अलर्ट। ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रशासन को फ्लैग मार्च के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बात के निर्देश यहां पर जारी किए हैं। तो सीए लागू होने पर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, पुलिस को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। प्रशासन को फ्लैग मार्च के आदेश दिए गए। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बात के आदेश दिए हैं। इधर सीए को लेकर कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, वो आपको सुनाते हैं। सीए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। सीए लागू होने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ
गाँव गप्पो करते हैं, ये भी गाँव गप्पो है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। वहीं सीए लागू होने पर सीएम योगी का ट्वीट आया है। सीए लागू करना ऐतिहासिक फैसला, पीएम मोदी और गृह मंत्री जी का आभार जताया है। नागरिकता पाने वाले लोगों को बधाई दी है। बड़ी खबर यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। सीए लागू होने पर सीएम योगी का ट्वीट यहां पर सामने आया है। सीए लागू करना ऐतिहासिक फैसला, पीएम मोदी और गृह मंत्री जी का आभार जताया है। नागरिकता पाने वाले लोगों को यहां पर बधाई दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने जो कहा आज कर दिया। ऐतिहासिक फैसला यहां पर हुआ है। नागरिकता पाने वाले लोगों को यहां पर बधाई दी गई है। तो ये ट्वीट यहां पर पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ ऐतिहासिक फैसला, पीएम मोदी और गृह मंत्री जी ने नागरिकता पाने वाले भाई बहनों को यहां पर बधाई और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया है। साथ ही भाई बहनों को, नागरिकता पाने वालों को बधाई दी गई है। खबर गाजीपुर से, जहां पर बस में करंट उतरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग झुलस गए। हाईटेंशन तार गिरने से बस में आग लग गई, जिससे यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के खिरिया गांव के रहने वाले नंदू पासवान अपनी बेटी की मंदिर से शादी के लिए घर वालों और गांव वालों को लेकर जा रहे थे। रास्ते में प्राइवेट बस करंट की चपेट में आ गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग झुलसे हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए गाजीपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हादसे के शिकार हुए लोग लड़की पक्ष के थे। यह हादसा मरदह थाना क्षेत्र के महाहर धाम के पास हुआ है। बस में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम योगी ने गाजीपुर हादसे में मारे गए मृतक के परिजन को 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। हादसे में गंभीर घायलों को 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सभी घायलों का मुफ्त इलाज होगा। बस कुछ पता नहीं। आप भी बस में थे? हम बस में नहीं थे, स्कूटी से गए थे। देखे पूरा जल रहा था बस। स्कूटी में किसके साथ बस में? हम स्कूटी पे चाचा के साथ गए थे। बगल में क्या नाम है चाचा का? गादी चाचा। आप कितने लोग थे बस में? लगभग 150 से वक्त थे लोग। अच्छा, आज एक मऊ जनपद से एक बारात यहाँ महार धाम आ रही थी। वो करीब मंदिर से 200-300 मीटर पहले, क्योंकि मंदिर पे भीड़ भाड़ होने के कारण बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित था, तो ये बम्बा एक है, उसकी पटरी से जा रही थी। इस बम्बे को क्रॉस करते हुए एक हाई टेंशन वायर था, उसकी चपेट में वो बस आ गई, जिससे कि उसमें आगजनी हो गई। मौके पे 5 लोग मृत हो गए और यहाँ से जो अभी तक जानकारी मिली है 10 लोगों को रेफर किया गया था। गाजीपुर के मरदा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक बस हादसा हुआ है। गाजीपुर के मरदा थाना क्षेत्र के महाहर धाम मंदिर के पास ये बस हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बस के ऊपर एक हाई टेंशन तार छू गया, बिजली का हाई टेंशन तार छुआ, जिसके बाद बस में आग लग गई और बस में सवार 5 लोग आग से झुलस कर उनकी मौत हो गई है और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये बस मऊ जनपद के खिरियापुर गांव से आई थी और मंदिर में लोग शादी करने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि बस में 30 से 35 लोग सवार थे, जिनमें से इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हैं, जिसमें 5 की हालत
हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई है। फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू पूरा करने का दावा पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर अभी भी लोगों का जमघट लगा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, लोग शॉक्ड हैं और इस कच्ची सड़क पे फायर ब्रिगेड की टीमें भी नहीं पहुंच पाई हैं आग बुझाने के लिए। किसी तरह जब बस में आग बुझी है, इसके बाद लोगों के शवों को निकाला गया है, घायलों को निकाला गया है और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव के लिए एनडीए ने 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं एसपी के 3 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। एनडीए उम्मीदवारों में बीजेपी से 7, एसबीएसपी से 1, आरएलडी से 1 और अपना दल से भी 1 एमएलसी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया है। प्रत्याशियों के नामांकन के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और कई बड़े मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आरएलडी की तरफ से योगेश चौधरी, अपना दल सोनीलाल की ओर से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा की ओर से बिछीलाल राजभर ने नामांकन दाखिल किया। एमएलसी का यह पूरा रण है जिसमें आज प्रत्याशियों ने नामांकन किया। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता विजय बहादुर पाठक को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। नामांकन दाखिल करने के बाद विजय बहादुर पाठक ने कहा है कि पार्टी के भरोसे पर खरा उतरूंगा। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं और संगठन के कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने यह दायित्व दिया है, तो निश्चित तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नेता जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय संगठन मंत्री, सब लोगों ने मिलकर के जो मेरे पर भरोसा जताया है, मैं प्रयत्न करूंगा उसमें खरा उतरूं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के